Hey guys, welcome back to my channel with another video of health assessment chapter rectum and anus examination. So in this chapter we are going to discuss how to examine anus and rectum and how to take history about that. So let's start the video. If you are new on our channel, then like, subscribe and share, press the bell icon so that you will notify all about our channel videos. So first of all, start with the general principles. So what is the general principles of anus and rectum examination? So anal canal is the final segment of digestion. Anal canal जो है ये लास्ट यानी कि फाइनल सेगमेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि लास्ट पार्ट होता है। ये 2.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। और इसके लाइंड होगा विद स्किन, यानी कि इसके ऊपर जो स्किन होगी उस पर कोई भी हेयर्स या स्पीशीज ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, जो कि सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे सोमैटिक सेंसरी नर्व्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सेंसिटिव होता है टू टच। यहाँ पे सेंसरी नर्व्स होते हैं जिसकी वजह से ये सेंसिटिव बन जाता है टू टच। अब विद इन द एनस हमारे पास 2 स्विंटर्स होते हैं, इंटरनल स्विंटर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्विंटर्स होते हैं। सो ये होल्ड करते हैं, एनल कैनाल को क्लोज रखते हैं, एक्सेप्ट तब जब ये गैस या फीसेस वगैरह जब पास आउट होती हैं तो ये ओपन हो जाते हैं, अदरवाइज ये क्लोज ही रहते हैं। एग्जामिनेशन हम किस तरह करेंगे रेक्टम एंड एनस की? सबसे पहले हमने हिस्ट्री किस तरह लेनी है पेशेंट से। सबसे पहले हमने उनके बावल हैबिट्स के बारे में उन्हें पूछना है कि उनके बावल हैबिट्स कैसे हैं, यानी कि उन्हें जनरली जो है वो दिन में कितनी दफ़ा स्टूल पास करते हैं, दिन में कितनी दफ़ा यूरिन पास करते हैं, और क्या उन्हें कॉन्स्टिपेशन का कोई मसला तो नहीं है या फिर डायरिया का कोई मसला तो नहीं है, यानी कि रूटीन में उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है या डायरिया रहता है या नॉर्मल जो है वो बाउल मूवमेंट्स होती हैं, इसके बारे में हमने पूछना है। देन करेक्टर ऑफ द स्टूल ब्लड, फिर हमने पूछना है कि जो वो स्टूल पास करते हैं तो उसका करेक्टरिस्टिक कितना होता है, यानी कि नॉर्मल होते हैं, ब्राउनिश, या फिर उसमें ब्लड वगैरह होता है। तो इससे ये इंडिकेट, ब्लड वगैरह है तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इंटरनल कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है। देन रेक्टल पेन हम पूछेंगे कि क्या उन्हें स्टूल पास डिफिकेट करते हुए, स्टूल पास करते हुए क्या उन्हें रेक्टल पेन होता है या नहीं होता। सो अगर होता है देन इट्स तो फिर हमने उसे फिजिशियन को दिखाना है। देन हमने पूछना है कि कंस्टिपेशन या डायरिया तो नहीं होता उन्हें। फिर हेमोरॉइड्स के बारे में पूछना है कि उन्हें पहले कोई हेमोरॉइड्स वगैरह तो नहीं हुए थे, या अभी जो है रिसेंटली उन्हें कोई हेमोरॉइड वगैरह तो नहीं हुआ। देन इसके बाद हमने स्क्रीनिंग का पूछना है, पीआर प्रोक्टोस्कोपी। स्क्रीनिंग जो है ये पीआर प्रोक्टोस्कोपी की उनकी कोई स्क्रीनिंग वगैरह हुई है कि नहीं। पीआर प्रोक्टोस्कोपी जो है ये एक ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें फिजिशियन जो है वो उस ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट पे कैमरा लगा होता है, जिसमें फिजिशियन जो है वो इसे रेक्टम में इंसर्ट करके उसे एग्जामिन करता है। सो यूज़ ऑफ लैक्सेटिव और मेडिकेशन, यानी कि अगर उन्हें कहीं कंस्टिपेशन वगैरह या डायरिया हो तो उसके लिए क्या उन्होंने कोई लैक्सेटिव्स जो सूल सॉफ्टनर्स होते हैं या फिर कोई मेडिकेशन वगैरह तो यूज़ नहीं की। प्रोस्टेट प्रॉब्लम के बारे में पूछे कि उन्हें बीपीएच तो नहीं है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, या फिर कोई और प्रोस्टेट प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। सो ये हमने हिस्ट्री ले ली है। देन इसके बाद रेक्टल एग्जामिनेशन पे आते हैं कि रेक्टल को हमने किस तरह से एग्जामिन करना है। सबसे पहले हमने एसेस करना है पेशेंट को, पोजीशन उसकी इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि मेल को हमने लेफ्ट लैटरल यानी कि लेफ्ट साइड पे वो लेट जाए, और या फिर स्टैंडिंग अपर बॉडी रेस्टिंग ऑन अ टेबल पोजीशन पे वो करना है, और स्टैंडिंग अपर बॉडी रेस्टिंग ऑन द टेबल, या फिर उसकी अपर बॉडी जो है वो स्टैंडिंग पे हो और उसकी ऊपर वाली बॉडी जो है वो टेबल पे रेस्ट कर सकते। फिर इसके बाद है फीमेल। फीमेल को हमने लेथोटमी यानी कि डिलीवरी जो पोजीशंस होती है वो हमने देनी है। देन हम रेक्टल एग्जामिनेशन में हम सिर्फ इंस्पेक्शन का टूल यूज़ कर सकते हैं, एंड पल्पेशन का। एस्कल्टेशन एंड परकशन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। एग्जामिनेशन किस तरह करेंगे एनस एंड रेक्टम की? इंस्पेक्शन सबसे पहले जो हम करेंगे, पोजीशन हमने साइड लाइन दे दी है प्रेफर्ड, और लेथोटमी हम दे सकते हैं फीमेल को, और जो मेल होगा वो स्टैंडिंग में हो और उसकी अपर बॉडी जो है वो टेबल के सपोर्ट पे हो। इंस्पेक्ट करें पीरिनियल टिश्यूज़ को, हमने पीरिनियल टिश्यूज़ को पहले इंस्पेक्ट करना है।
है एंड देन सैक्रोकॉक्सियल एरिया को, सैक्रोकॉक्सियल एरिया यानी कि सैक्रम एंड कॉक्सिकस के दरमियान वाला जो एरिया है, बाय रिट्रैक्टिंग बटक्स को रिट्रैक्ट करके अलग करके उसके दरमियान में ये सैक्रोकॉक्सियल एरिया होता है। फिर उसके बाद हमने स्किन को इंस्पेक्ट करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक देने हैं कि वहाँ पे कोई लंप, लीजन या हेमोरॉइड्स वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, अल्सर हो, कोई रैश हो, रेडनेस हो, इन्फ्लेमेशन हो या कोई ऐसी पिगमेंटेशन हो जो कि बाकी बॉडी के स्किन कलर से डिफरेंट हो। देन हमने क्लाइंट को बोलना है कि वो बेयर डाउन प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम और ह्यूमर। फिर हमने क्लाइंट को बोलना है कि वो बेयर डाउन करे यानी कि नीचे की तरफ वो प्रेशर अप्लाई करे ताकि हमें पता चले कि उन्हें कोई रेक्टम प्रोलैप्स या फिर हेमोरॉइड दुनिया प्रोलैप्स होता है, यानी कि रेक्टम जो है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे जो है उसकी शिफ्ट हो जाता है, मसल वीकनेस की वजह से ड्रॉप डाउन हो जाता है। हेमोरॉइड्स वगैरह तो उसे नहीं हुआ है सो ये देखने के लिए, क्योंकि अक्सर हेमोरॉइड्स होते हैं वो अंदर हिडन होते हैं, तो अगर वो बेयर डाउन करेगा तो वो नज़र आ सकते हैं। देन इसके बाद हमने पल्पेशन करनी है, सराउंडिंग टिश्यूज़ को हमने पल्पेट करना है फॉर लम्प्स एंड टेंडरनेस के लिए कि कोई पेन वगैरह तो नहीं है। पर रेक्टल हमने एग्जामिनेशन करना है, एनल स्फिंक्टर का, उसका टोन, ग्रास, फ्लेक्सिटी सब देखना है। रेक्टल वॉल जो है इसकी इरेगुलरिटीज़ देखनी है, टेंडरनेस, नोड्यूलर लीजन वगैरह सब कुछ ये सबने हमें पल्पेट करना है। अगर हमें कोई मास वगैरह फील होता है देन इट्स अ सीरियस कंडीशन। देन हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे मेल में। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये राउंड होगा। अब ये आपने याद रखना है एग्जाम के लिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड किस तरह का होता है, नॉर्मली राउंड होता है, हार्ट शेप का होता है, 2.5 to 4 सेंटीमीटर होता है, फर्म एंड नॉन टेंडर होता है, पल्पेबल होता है ऑन द एंटीरियर रेक्टल वॉल पे, एंटीरियर रेक्टल वॉल की उस पर पल्पेबल होता है। ऑब्जर्व करेंगे फीकल मैटर को ऑन ग्लव फिंगर फॉर कलर, ब्लड और कंसिस्टेंसी, यानी कि जिस फिंगर से हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इस तरह से होती है थ्रू फिंगर्स के जरिए से, तो उसके ऊपर जो ब्लड वगैरह या कलर जो लगा है फीसिस का, तो वो हमने फिर एग्जामिन देखना है, उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, देखना है कि उस पर कोई ब्लड वगैरह तो नहीं है। देन है एबनॉर्मेलिटीज ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन। जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज उसमें आ सकती हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल हेमोरॉइड। एक्सटर्नल हेमोरॉइड हो सकते हैं ये डायलेटेड हेमोरॉइडियल वेन्स जो है डायलेट हो चुकी होती हैं, और पैक्टिनेट लाइन जो है रेक्टम की उसमें जो होती है पैक्टिनेट लाइन, तो उससे ये बिलो आ जाता है। कवर्ड होता है विद द स्किन, स्किन इसके ऊपर कवर्ड होती है, ये टेंडर्ड होता है, स्वॉलन होता है, ब्लूइश होता है, और मास होता है ये जो कि विजिबल होता है एनल मार्जिन पे, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं। पॉलिप्स ऑफ द रेक्टम क्या है, पॉलिप्स ऑफ द रेक्टम ये सॉफ्ट मास होता है जो कि स्टॉक पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पल्पेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ज़्यादातर ये जो है पल्पेबल नहीं होता है पॉलिप्स, यानी कि इरेगुलर मासेस बन जाते हैं रेक्टम एरिया पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो ये वेरी टेंडर यानी कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, स्वॉलन भी हो जाता है, फर्म भी होता है, हार्ड होता है एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से होता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या है, बीपीएच। बीपीएच जो है ये मोस्टली कॉमन कंडीशन है मेल की, मेल में, जिसमें जो है इरेगुलरली इनलार्जमेंट हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। नॉन टेंडर होता है यानी कि कोई भी पेन वगैरह नहीं होता है, स्मूथ होता है, इलास्टिक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इसके कोई भी साइन सिम्टम जो है यानी कि पल्पेबल, इसकी साइन सिम्टम जो है वो शो होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पल्पेबल हो। तो इन सबको फाइंड करने के लिए हमने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करना होता है। फिर एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस क्या है, ये टेंडेड होगा, स्वॉलन होगा, फर्म बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन की वजह से। कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है, अगर कैंसर होगा तो हमें हार्ड नोड्यूल जो है वो फील होगा मास। अगर कैंसर है रेक्टम का, अगर रेक्टम का कैंसर है तो फॉर्म नोड्यूलर होगा एंड अल्सरेटेड कैंसर जो है। डिजिटल जितनी जो रेक्टम एंड एनएस की एग्जामिनेशन थी वो हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।